मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इवैल्यूएशन सिस्टम पे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। आप सभी को मालूम है, देश भर में करीब 1500 एग्ज़ाम सेंटर हम लोग साल में 2 बार बनाते हैं और उन 1500 एग्ज़ाम सेंटर्स पे देश भर में परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं। सभी रीजनल सेंटर के अंतर्गत वो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो स्टडी सेंटर होते हैं और एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, ये 2 बातें हैं। आपका सभी स्टडी सेंटर वो होते हैं जहाँ पे आपके एजुकेशनल ट्रांजैक्शन संपन्न किए जाते हैं और एग्ज़ाम सेंटर वो होते हैं कि जहाँ पे आपकी केवल परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो आपका स्टडी सेंटर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है और हो सकता है कि आपका स्टडी सेंटर के अलावा भी कोई एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए जो कि इग्नू का स्टडी सेंटर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने को, एग्ज़ाम सेंटर्स पे आपको एग्ज़ाम देना है और सभी स्टडी सेंटर एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि आपको प्रवेश लेना जितना आसान है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम मांगते नहीं। आराम से सिंपली जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है और जो आपका फ़ोटो का स्कैन कॉपी है, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी है, बस इतना अपलोड करके आप आसानी से अपनी फ़ीस पे करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। आपको मालूम है, लेकिन जितना आसान ये एडमिशन की प्रक्रिया है उतना ही कठिन है इग्नू से अपनी पास कर पाना। कठिन इन द सेंस कि आप अगर सोचते हो कि चलो आसानी से एडमिशन हो गया तो बिना पढ़े लिखे अगर हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम को ऐसे ही कर लेंगे, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से किया जाता है, संपुष्ट किया जाता है, क्योंकि ओडीएल सिस्टम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें एजुकेशनल ट्रांजैक्शन के सिलसिले में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस होती है। मतलब कि किसी समय पे वो अपने लेक्चर को देते हैं, किसी समय पे अपने वीडियोस तैयार करते हैं और किसी और समय पे हमारे अध्ययन केंद्र पे हमारे विद्यार्थी उसको ग्रहण करते हैं, उससे लर्निंग होती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट टाइम पे कंडक्ट होती है। टीचर्स जो अलग टाइम पे उसको किताबें लिखता है, किताबों के साथ लेक्चर्स देता है, लेक्चर्स के वीडियोस होते हैं और आप स्टूडेंट अलग टाइम पे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको लर्न करता, अपने समय के हिसाब से लर्न करता। तो ऐसे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं कहीं ये सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए कि आप एक साथ भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आपके फीडबैक पे हों। तो इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इवैल्यूएशन की एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, जिसे 3 टियर सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। पहला है आपका स्टडी मटेरियल जो नैरेटिव लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिसमें आपसे बातचीत करता हुआ मटेरियल लिखा गया है। वो किताबें नहीं होती, वो स्टडी मटेरियल होती हैं, क्योंकि उसे एक स्टडी टीम या टीम ऑफ एकेडमिक्स तैयार करती, कई लोग मिलकर तैयार करते हैं और वो अब बातचीत की भाषा में लिखी होती है। जैसे आपके क्लासरूम में स्टडी में आपको लेक्चर दिए जाते हैं, वैसे ही उस मटेरियल का मजमून होता है। यह स्टडी मटेरियल बहुत वैज्ञानिक तौर तरीके से कोर्सेज में बटे होते हैं। कितने कोर्सेज हैं, तो एक कोर्स मतलब एक पेपर हो गया। पेपर में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो उनको हम ब्लॉक्स कह देते हैं। ये ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक्स को जो चैप्टर्स में, एक ब्लॉक्स मतलब एक बुकलेट, और वो जो चैप्टर में बांटे जाते हैं
उनको हम यूनिट कह देते हैं। यूनिट भी तमाम सेगमेंट में बटे होते हैं, जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं। अब इस तरह से एक सेगमेंट को तैयार किया जाता है और उसके हिसाब से आपकी लर्निंग को करते हैं। स्टडी मटेरियल इस तरह से तैयार होते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर इंटरकनेक्टेड होता है। पीछे के चैप्टर आपने पढ़े हैं तो अगला चैप्टर बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको पढ़ाई करते हैं और स्टडी मटेरियल के साथ पहला इवैल्यूएशन सिस्टम का पहला टायर जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। स्टडी मटेरियल में आप जैसे जैसे पढ़ते चलते हैं वैसे एसएक्यूज मिलते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। आप क्या सीख के आगे से आए हैं अभी तक, उसके आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन में आपने इससे क्या सीखा, आपने उसकी परिभाषा क्या होगी, एक लाइन में 2 लाइन में आंसर लिखने की जगह भी बनी होती है और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। अंत में यूनिट के एंड में आपको कंक्लूजन यूनिट का दिया होता है और साथ में उसमें कुछ क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले कई सालों के बेस्ड होते हैं, उनके होते हैं। तो ये पहला टियर हो गया। सेकेंड टियर कहते हैं कि चूंकि आपने अपनी पढ़ाई की है तो आप उस पर किस तरह की आपकी तैयारी है, कैसे आप क्या कमी रह गई है, इसका कहीं कोई फीडबैक होना चाहिए। चूँकि डिस्टेंस एजुकेशन है, इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग है, तो कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई की तैयारी का लेवल क्या है, उसका कहीं कोई असेसमेंट हो। क्लासरूम होता है तो क्लासरूम में हो जाता, लेकिन इस टीचर्स आपको बता देते हैं कि आपको ये तैयारी अभी ये वीक है, आपका ये सही करना है। लेकिन इग्नू में ये चूँकि क्लासरूम स्टडी है नहीं तो आपको ये समस्या होती। इसके लिए इग्नू ने कंटिन्यूअस असेसमेंट का एक फॉर्मेट निकाला जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं। कोई भी परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसके 3 महीने पहले अपने अध्ययन केंद्र पे आपको असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है। वो असाइनमेंट इवेलुएट होते हैं और इवेलुएट होकर उस पर एक फीडबैक के साथ आपके असाइनमेंट आपको वापस कर दिए जाते हैं और उस पे आपके जो कमी बेसी होती है उसे ट्यूटर कमेंट के जरिए आपका इवेलुएटर आपके असाइनमेंट पे लिख देता है। ये काम आपके स्टडी सेंटर द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अध्ययन केंद्र पे असाइनमेंट इवेल्युएशन का काम होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से पाएंगे जो असाइनमेंट आपको लिखना है, उसके क्वेश्चंस आप ignu.ac.in के डाउनलोड सेक्शन में अपलोड रहते हैं। आप जाएंगे, वहां से क्लिक करेंगे और जो डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू में जो असाइनमेंट लिख के आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो सारे असाइनमेंट क्वेश्चन ईयर वाइज वहाँ पे खुलते जाते हैं। उनके हिसाब से जो लेटेस्ट असाइनमेंट हो उनके क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और आपको उनके असाइनमेंट लिख के आप जमा कर दें। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है कि आप असाइनमेंट जमा कर देते। अच्छा, खास बात यह है असाइनमेंट पर के 30% अंक जो है, तो किसी में 25%, किसी में 30% अंक आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन के ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं। यानी कि 30% असाइनमेंट के नंबर और 70% जो है आपके थ्योरी के नंबर जो आप एग्जामिनेशन में देते हैं, उनके दोनों के मिलके तब 100% के नंबर बनते हैं। तो इसलिए असाइनमेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो छात्र हमारे मेहनत करके असाइनमेंट लिख के जमा करते हैं उनको अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हैं असाइनमेंट में। और अच्छे नंबर प्राप्त करना आसान है क्योंकि घर बैठ के किताब से आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं। आपने अच्छे लिख लिए और आपको अच्छे अंक मिल गए क्योंकि आपका स्टडी सेंटर भी आपको लिबरली जांचता है। फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन में थोड़ा कम भी नंबर आए, अगर मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो भी आपका डिवीजन वगैरह अच्छा बन जाता है जैसा कि आपको एक्सपेक्टेशन होता है। अब ये असाइनमेंट का सेगमेंट हो गया। तीसरा होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसे सत्रांत परीक्षा कहते हैं। सत्रांत परीक्षा कैसे देते हैं? जब भी आपने जिस कार्यक्रम में एडमिशन लिया उसका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हो जाए तब आप एलिजिबल होते हैं सत्रांत परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। जैसे अगर आपने जुलाई 22 में आपने प्रवेश लिया है और आप 1 वर्षीय कार्यक्रम में डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो आप जो जून 23 के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप जून 23 में एग्ज़ाम दे देंगे। जनवरी 23 में आपने प्रवेश लिया
तो आप दिसंबर 23 के एग्ज़ाम के पहले आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, फॉर्म नहीं भरना चाहिए। दिसंबर 23 के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं आप। अब दिसंबर 23 के परीक्षा फॉर्म भरने का तरीका तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने दिसंबर 23 का एग्ज़ाम छोड़ दिया, अगर आप नहीं भर पाए, मान लीजिए किसी कारणवश या भूल गए, तो आप फिर अगले आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। यानी जून 24, दिसंबर 24 और फिर जून 25, दिसंबर 25 आदि आदि, ऐसे आप जब तक आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी बनी है आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए वैलिड रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जब तक आपकी एडमिशन वैलिडिटी है आप एग्ज़ाम फॉर्म आगे भर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना हुआ। दूसरा, अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया तो फिर क्या करना है, हॉल टिकट निकालना है। हॉल टिकट और आईडी कार्ड दोनों लेके एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना है। ये 3 सिस्टम हुए जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसमें आपको ये तीनों कैटेगरीज के इवैल्यूएशन सिस्टम को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली देना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो इवैल्यूएटर्स हैं वो इग्नू के इवैल्यूएटर्स नहीं होते हैं, वो विभिन्न प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स जो विभिन्न अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनके हम इम्पैनलमेंट करते हैं इग्नू के साथ, उनका हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कापियाँ उनको भेजी जाती हैं। वो चाहे गुवाहाटी में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे शिलोंग में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जिस स्टेट में हो, और हम उनको कापियाँ उनके घर भेजते हैं। वो अपने घर पे आराम से इवेलुएट करके उसको हमको वापस भेजते हैं और उसके बाद हम उसके नंबर्स पोस्ट करते हैं, मानी यूनिवर्सिटी या उसके नंबर पोस्ट करती है। तो ये इवेलुएशन का प्रोसेस है जो बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब अगर मान लीजिए किसी इवेलुएटर के पास गई और कॉपी में आपको कम अंक आए, तो कम अंक को भी अगर आप रीवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी इग्नू आपको देती है, आप रीवैल्यूएट करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस कॉपी में कम अंक क्यों मिले, हमने अच्छा लिखा था फिर भी आपको कम अंक मिले, तो आप उसके लिए अपनी आंसर स्क्रिप्ट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में बहुत ट्रांसपेरेंसी है इस तरह की कि आपको आपकी कॉपी की फोटोस्टेट कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो इवैल्यूएशन का कुल मिला के एक सिस्टम यही है और ये बड़ा वैज्ञानिक सिस्टम बनाने की हमने कोशिश की है। फिर भी थोड़ी बहुत कमियां कोई हो सकती, शिकायतें भी हमारे विद्यार्थियों को हो सकती हैं। कोई भी सिस्टम हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता, समय के हिसाब से उसमें ज़रूरतें होती हैं, उनको इम्प्रूव करना पड़ता और हम करते रहते हैं।